हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उस देश के निजी क्षेत्र को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में स्पेस सेक्टर पर भी यही नियम लागू होता है। स्पेस सेक्टर के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं और इसमें निजी क्षेत्र को जोड़ने के लिए भी सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, कई नीतियां लागू की गई हैं, कई घोषणाएं की गई हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है, ये क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, निजी क्षेत्र को जोड़ना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। साथ ही संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद OneWeb जो कि लंदन बेस्ड एक कंपनी है और NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच जो हालिया पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करेंगे। इस पार्टनरशिप के क्या मायने हो सकते हैं, साझेदारी के क्या मायने हो सकते हैं, उन मायनों पर बात करेंगे। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत क्या है, निजी क्षेत्र को जोड़ने से क्या क्या महत्व मिल सकता है, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उन फायदों पर भी बात करेंगे। साथ ही संबंध में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर बात करेंगे। अंत में आगे की राह पर भी बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो में आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द पार्टनरशिप बिटवीन OneWeb एंड न्यू स्पेस इंडिया, इसरोज कमर्शियल आर्म, यानी इसरो के कमर्शियल आर्म जो वाणिज्यिक एक शाखा है इसरो की, जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और OneWeb जो कि लंदन बेस्ड एक कंपनी है, ब्रिटेन की एक कंपनी है। इन दोनों के बीच जो हालिया पार्टनरशिप हुई है, ये पार्टनरशिप क्या है, ये साझेदारी क्या है और इस साझेदारी के आगे आने वाले समय में क्या मायने देखने को मिल सकते हैं, इसी को लेकर इस खबर में बात की गई है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश की गई है कि भारत में मौजूदा जो स्पेस सेक्टर है उसमें निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है, निजी क्षेत्र कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर भी, उसको लेकर भी एक चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पार्टनरशिप को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि OneWeb और NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में हाल ही में जो एक साझेदारी हुई है वो साझेदारी क्या है। सबसे पहले हालिया खबर की बात करते हैं। तो हालिया खबर ये है कि OneWeb और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर, इस साझेदारी के हिस्से के तौर पर लगभग 36 सैटेलाइट्स, लगभग 36 उपग्रह श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां पर तकरीबन 36 सैटेलाइट्स पहुंचे हैं जिन्हें जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ठहरिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। आप उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हमने पहले बात की कि 36 उपग्रह श्रीहरिकोटा में पहुंचे हैं जिन्हें जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, और जब इन उपग्रहों को लॉन्च कर दिया जाएगा, इन उपग्रहों को एक साथ लॉन्च जब कर दिया जाएगा, तो इसके परिणाम स्वरूप OneWeb की जो हाई स्पीड ग्लोबल ब्रॉडबैंड प्रोग्राम परियोजना है, इस परियोजना के हिस्से के तौर पर जो तमाम उपग्रह लॉन्च किए जाने हैं, इस लॉन्च के परिणाम स्वरूप जो इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों की संख्या तकरीबन 70% हो जाएगी। यानी जब ये 36 उपग्रह लॉन्च कर दिए जाएंगे तो इसका परिणाम स्वरूप जो इस पूरी परियोजना से संबंधित उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उनकी संख्या तकरीबन 70% से ज्यादा हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये परियोजना है क्या, ये OneWeb जो परियोजना है, जो परियोजना शुरू की गई है, वो परियोजना है क्या। तो इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के हिस्से के तौर पर OneWeb द्वारा 648 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा, और इन 648 उपग्रहों के माध्यम से सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होगा कि दुनिया भर में डेटा प्रवाह को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जो डेटा फ्लो होता है उस फ्लो को और ज्यादा मजबूत किया जाए, लोगों के बीच जो
मैसेज एक दूसरे के बीच ट्रांसफर होते हैं, उन ट्रांसफर करने की जो अवधि है उसको कम किया जाए, लेटेंसी को कम किया जाए। इसके अलावा वैश्विक कवरेज भी प्रदान करने की इसमें बात की जा रही है। दुनिया भर में जो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच जो तमाम जगह मौजूद हैं, इन दोनों के क्षेत्रों में यहाँ पर पूरा कवरेज प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। जो तमाम क्षेत्र आते हैं सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इस परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो इसके माध्यम से दुनिया भर में, भारत समेत दुनिया भर में डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जो तमाम क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की ज़्यादा सुविधा मौजूद है, कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की कम सुविधाएं मौजूद हैं। खासतौर पर जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा है वो काफ़ी कम है, जबकि विकसित देशों में, जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस परियोजना के माध्यम से वनवेब ने जो परियोजना शुरू की है, इस परियोजना के माध्यम से दुनिया भर में जो डिजिटल डिवाइड मौजूद है उस डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश की जाएगी। अब ये डिजिटल डिवाइड है ये भारत में भी मौजूद है। भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा काफ़ी कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में, खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में इंटरनेट की सुविधा काफ़ी बेहतरीन उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा काफ़ी कम है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है, इस डिजिटल डिवाइड को इस परियोजना के माध्यम से कम करने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरी परियोजना की एक विशेष बात यह है कि इस परियोजना में जो तमाम उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं, ये सभी उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इनकी बात करें तो ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जिन्हें सतह से तकरीबन 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है। यानी जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और वो सैटेलाइट सतह से, पृथ्वी की सतह से मात्र 1000 किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहती है और वहीं से पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो इस तरह की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है। अब इन सैटेलाइट्स का उपयोग कैसे होता है, तो इन सैटेलाइट्स का उपयोग मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार और उपग्रह इमेजरी यानी जो उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी की जो इमेजेस ली जाती हैं, इन इमेजेस, इन तकनीकों के लिए इस तरह की सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है और यही उपयोग मुख्य तौर पर वन वेब द्वारा भी किया जाएगा। इस पूरी तकनीक का उपयोग मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन के लिए ही तो किया जाएगा, इसीलिए इस तरह के रॉकेट्स को लॉन्च किया जा रहा है। अब इस पूरी परियोजना की पृष्ठभूमि की बात करें, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें कि इसमें रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी क्या भूमिका है, उस पर बात करें तो इस पूरी परियोजना को लेकर फरवरी 2022 से पहले जो तमाम प्रोजेक्ट, जो तमाम सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, वो सभी सैटेलाइट मुख्य तौर पर रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस द्वारा लॉन्च की गई थी। लेकिन अब यहाँ विशेष बात यह है कि जब फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तो इस युद्ध की शुरुआत के बाद से ही जो वनवेब थी, वनवेब जो कंपनी थी ब्रिटेन की, उस कंपनी पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि इस पूरी युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। इसके अलावा उस कंपनी पर उनकी सरकारों द्वारा भी दबाव बनाया गया, रोसकॉसमॉस भी द्वारा भी दबाव बनाया गया। रोसकॉसमॉस ने शर्तें रखी कि जो कंपनी है वनवेब, उसके द्वारा इन सैटेलाइट्स का उपयोग मिलिट्री कामों के लिए नहीं किया जाएगा। और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से वनवेब कंपनी को इस पूरी अवधि के दौरान 631% का नुकसान भी झेलना पड़ा। अब इस पूरे नुकसान के परिणाम स्वरूप और इस दबाव के परिणाम स्वरूप अंततः कंपनी ने निर्णय लिया और कंपनी ने इस पूरी परियोजना के लिए NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की और इसी की वजह से ये पूरी परियोजना भारत में पूरी की जा रही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस पूरी साझेदारी के मायने क्या हैं, इस पूरी साझेदारी के निहितार्थ क्या हैं, इससे भारत पर हमें किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, भारत के स्पेस सेक्टर पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इस पूरी परियोजना के परिणाम स्वरूप। तो जब ये 36 जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें लॉन्च कर दिया जाएगा भारत से, तो इस परियोजना के परिणाम स्वरूप जाहिर तौर पर भारत का जो अंतरिक्ष उद्योग है उसको एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उसको एक बड़ा इंसेंटिव मिल सकेगा। इसके अलावा इस पूरी परियोजना के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर भारत के प्रदर्शन में भी, भारत की जो स्थिति है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की जो स्थिति है उस स्थिति में भी कुछ हद तक सुधार किया जा सकेगा। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो वर्तमान समय में जो बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2020-21 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य जो है वो तकरीबन 36,794 करोड़ यानी लगभग $5 बिलियन के आसपास है। यानी ये आंकड़ा जो है काफी बड़ा माना जाता है और ये जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र है ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में तकरीबन 0.19% का योगदान देता है। अब इस आंकड़े को देखें, हम इस 36,000 करोड़ के आंकड़े को देखें तो ये आंकड़ा ऊपरी तौर पर काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से इस आंकड़े की तुलना करेंगे, दुनिया के अन्य देशों से इस आंकड़े की तुलना करेंगे, तो ये आंकड़ा काफी छोटा नजर आता है, काफी छोटा आंकड़ा है। भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो अभी अपने विकास के प्रारंभिक चरण में ही मौजूद है।
और इस वजह से ये जो नई नई परियोजनाएं जो भारत में निजी क्षेत्र द्वारा नई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप जाहिर तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उस क्षेत्र की भूमिका को और ज़्यादा विकसित किया जा सकेगा। भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो बात हुई साझेदारी के क्या मायने हैं। अब आगे सवाल उठता है कि स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की ज़रूरत क्यों है। यदि हम भारत के स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र को जोड़ते हैं तो हमें इससे किस तरह के फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। उन फ़ायदों की बात करें तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि इसकी वजह से अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर और ज़्यादा जोर दिया जा सकेगा। मौजूदा समय में इसरो द्वारा रॉकेट और उपग्रह लॉन्च व्हीकल के विनिर्माण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यदि निजी क्षेत्र को इस पूरे सेक्टर में जोड़ा जाता है तो इसकी वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है ये निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसकी वजह से इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और ज़्यादा जोर दे सकेगा, विकास और जो अनुसंधान है उस पर और ज़्यादा जोर दिया जा सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप इसरो नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करने, खासतौर पर अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर इस नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर ज़्यादा ध्यान दे सकेगा। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप अन्वेषण मिशनों, जो खोजबीन संबंधी मिशन है, जो अंतरिक्ष संबंधी मिशन है, जो चांद संबंधी मिशन है, मून संबंधी मिशन है या जो मार्स संबंधी मिशन है, इन मिशनों पर और ज़्यादा जोर दिया जा सकेगा। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा और इस परियोजना के परिणाम स्वरूप यदि निजी क्षेत्र को भारत में स्पेस सेक्टर से जोड़ा जाता है तो इसकी वजह से जो इसरो है वो और ज़्यादा लोगों को, और ज़्यादा भारतीय नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने संबंधी जो परियोजनाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। तो इसकी वजह से जाहिर तौर पर भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनने में मदद मिलेगी, एक पावर हाउस बनने में मदद मिलेगी यदि निजी क्षेत्र को भारत में स्पेस सेक्टर से जोड़ा जाता है। इसके अलावा अन्य क्या फ़ायदे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा इसरो को 15 अगस्त 1969 को गठित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप अब तक इसरो द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है, बेहतरीन अवसंरचना विकसित की गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसरो इस पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने में, पूरी तरह से उपयोग करने में, इष्टतम उपयोग करने में संभव नहीं है। इसी वजह से कई जानकार ये सुझाव देते हैं कि यदि इन संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है तो जाहिर तौर पर निजी क्षेत्र को इस पूरे सेक्टर से जोड़ने की ज़रूरत है। जब निजी क्षेत्र को या फिर छात्रों को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इसके अलावा जो शैक्षणिक निकाय हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs या जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस को, उन शैक्षणिक निकायों को यदि इस तरह के संसाधनों से जोड़ा जाता है तो इससे जाहिर तौर पर संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा और इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब जो नए लोग हैं, जब उन नए लोगों को इस तरह की तकनीक मिलेगी तो जाहिर तौर पर वो इस पूरी तकनीक का उपयोग करके कुछ नया विकसित करेंगे और ये नया जो विकसित होगा ये जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के स्पेस सेक्टर के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और यदि ऐसा किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट तौर पर भारत को वैश्विक स्तर पर एक वैश्विक प्रौद्योगिकी, एक व्यापक प्रौद्योगिकी हब बनने के लिए, एक व्यापक प्रौद्योगिकी शक्ति बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। भारत दोबारा से एक पावर हाउस बन सकेगा और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी भारत की प्रबलता को जो और ज़्यादा मजबूत किया जा सकेगा, भारत की जो हिस्सेदारी है उसे और ज़्यादा प्रबल किया जा सकेगा। तो ये तो बात हुई स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्या है। इसके अलावा जब इस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाएगा तो इससे जाहिर तौर पर निवेश भी बढ़ेगा। अब जब निवेश में बढ़ोतरी होगी, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी तो इसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो इसकी वजह से भारत सरकार द्वारा जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। तो ये जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है भारत के लिए। इसके अलावा इसके पूरे कदम के परिणाम स्वरूप स्पेस सेक्टर के बजट में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। हम जानते हैं कि मौजूदा समय में इसरो को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसरो का जो बजट है, जो सालाना बजट है, वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास है। लेकिन यदि आप इस बजट की तुलना अन्य देशों से करेंगे तो अन्य देशों की तुलना पर आप पाएंगे कि ये जो पूरा बजट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसरो को काफ़ी ज़्यादा कम फंडिंग दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम पैसे की दिए जाते हैं और इसकी वजह से इसरो में हमें ज़्यादा इनोवेशन भी देखने को नहीं मिलते हैं। उसकी जो इनोवेशन सिस्टम है इसकी वजह से वो भी प्रभावित होता है। ऐसे में यदि निजी क्षेत्र को इस पूरे सेक्टर से जोड़ा जाता है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है
तो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र का जो बजट है उस बजट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो ये तो बात हुई कि क्या क्या फ़ायदे मौजूद हैं निजी क्षेत्र को जोड़ने के। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में क्या क्या चुनौतियाँ मौजूद हैं, उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है कि वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर भारत की जो मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और इस कमज़ोर स्थिति की वजह से भारत पे जो स्पेस सेक्टर से संबंधित जो प्रतिभा पलायन है वो ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो इंटेलिजेंट माइंड्स भारत के सेक्टर को छोड़कर, भारत में स्पेस सेक्टर को छोड़कर जो विकसित देश है उन देशों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो स्पेस सेक्टर है वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इस संबंध में दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि भारत में नियमों की अस्पष्टता है। भारत में जो स्पेस सेक्टर से संबंधित नियम है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा एक व्यापक नीति का भी अभाव देखने को मिलता है। कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भारत के पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। नीतिगत अड़चनों के कारण उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, उन लोगों को अपने निवेश प्राप्त करने के लिए एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। उनको निवेशक नहीं मिलते हैं क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जो नीतिगत ऑब्स्टेकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। उदाहरण के लिए स्पेस सेक्टर के लिए बीमा नीति का अभी तक कोई भी स्पष्ट हमारे सामने खाका, कोई रूपरेखा, कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है। जबकि ये जो बीमा है वो स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्र माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर माना जाता है। इस क्षेत्र में रॉकेट विकसित करने के लिए, रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स विकसित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और यदि रॉकेट फेल हो जाता है, ये परियोजना असफल हो जाती है, तो जाहिर तौर पर कंपनी को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में बीमा पॉलिसी नहीं होगी तो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र का विकास भविष्य में सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस पूरे क्षेत्र में निजी क्षेत्र को, निजी सेक्टर को जोड़ने के लिए मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे क्षेत्र से संबंधित सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की बात कर लेते हैं। तो सरकार के प्रयासों की बात करें, साल 2020 में भारत सरकार द्वारा इनस्पेस नाम से एक अंतरिक्ष निकाय का गठन किया गया था। यह अंतरिक्ष निकाय मुख्य तौर पर भारत में अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है। और इस पूरे निकाय का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निजी कंपनियों को भारत की अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस तरह से ये जो अंतरिक्ष निकाय है ये मुख्य तौर पर इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस के तौर पर काम करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी को इसरो की अवसंरचना, इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उपयोग करना है, तो इसके लिए ये कंपनी मुख्य तौर पर इनस्पेस नाम की ये जो स्वतंत्र निकाय है इस इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर सकता है, इससे संपर्क कर सकता है और उसके माध्यम से आसानी से इसरो की जो अवसंरचना है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अपने 2019 के बजट में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी की भी घोषणा की गई थी, इसके गठन की भी बात की गई थी। अब ये जो कंपनी है ये मुख्य तौर पर इसरो के कमर्शियल विंग के तौर पर, कमर्शियल आर्म के तौर पर काम करती है और इस कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियों को 1 साल के भीतर इसरो द्वारा जो इस पूरे क्षेत्र के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए जो तमाम तरह की तकनीक विकसित की जाती है, जो अनुसंधान और विकास किया जाता है, जो नई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की जाती है, उनका उपयोग सुनिश्चित करना, उनके उपयोग को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। यानी ये सुनिश्चित करना है कि भारत की जो निजी कंपनियां हैं वो इसरो की तकनीक का उपयोग कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2020 में भारतीय अंतरिक्ष संघ नाम से एक पूरे एसोसिएशन का भी गठन किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। ये जो पूरा एसोसिएशन है ये मुख्य तौर पर भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है और अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं उन नीतियों के विकास के लिए भी ये पूरा जो निकाय है, ये पूरा जो एसोसिएशन है वो इस संबंध में भी सुझाव देता है। तो ये तो बात हुई भारत सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य तकनीक और प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित होगा। जाहिर तौर पर जो भविष्य है वो मुख्य तौर पर तकनीक, टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा और ये जो नया भविष्य है, इस नए भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र की जो भूमिका होगी उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य माना जा रहा है। भारत मौजूदा समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले कुछ विशिष्ट देशों में से एक है। यानी भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को अभी और ज़्यादा सुधारों की ज़रूरत है, अभी और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
ऐसे में सुधारों के जरिए ही इस क्षेत्र में एक नई ऊर्जा डाली जा सकती है, एक नया आयाम जोड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में ये सुधार किए जा सकते हैं कि क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं, जो कानून हैं, उन कानूनों को और ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। जो कानूनी अड़चनें मौजूद हैं, जो बॉटलनेक्स मौजूद हैं, उन अड़चनों को कम किया जा सकता है, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, ताकि निवेशकों का जो विश्वास है, उस विश्वास को, इस पूरे क्षेत्र पर जो विश्वास बना हुआ है, उस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के नवाचार को और ज़्यादा बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। यानी निजी क्षेत्र द्वारा स्पेस सेक्टर में जो भी इनोवेशन किया जा रहा है, उस इनोवेशन को आम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, आम लोगों के समक्ष ले जाने की ज़रूरत है, ताकि उस इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, आम लोगों के बीच और ज़्यादा प्रचलित किया जा सके। इसके अलावा इस संबंध में सरकार निजी क्षेत्र के, क्योंकि निजी क्षेत्र मौजूदा समय में अपने शुरुआती चरण में ही मौजूद है, तो इसके विकास के लिए सरकार कुछ नीतिगत प्रयास भी कर सकती है। नीतिगत प्रयास क्या होंगे? तो सरकार इस संबंध में जो कर की दर है वो उसमें कुछ छूट प्रदान कर सकती है, ताकि निजी क्षेत्र को कम कर देना पड़े, टैक्स की दर में उसको कुछ कमी दी जा सकती है। इसके अलावा इस संबंध में ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है निजी क्षेत्र को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है इस क्षेत्र को, तो सरकार इस संबंध में लोन सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके अलावा बीमा सुविधा भी इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही बात की कि इस क्षेत्र के लिए बीमा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस संबंध में सरकार एक बीमा पॉलिसी भी लागू कर सकती है। तो ये तो बात हुई आगे की राह की। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारत के स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यानी आपको सबसे पहले इसमें बात करनी है कि भारत का जो स्पेस सेक्टर है उस निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, इस संबंध में क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करनी है, और साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आप उन प्रयासों का भी उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के स्तर पर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन सेंटर है वो कहां पर, किस राज्य में स्थित है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।